आज अमेरिका ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क और अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और दूसरी तरफ ईरान अमेरिका को ग्रेट सैटन यानी शैताने बुजुर्ग कहकर पुकारता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही अमेरिका एक वक्त में ईरान को अपना सबसे करीबी दोस्त समझता था? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले मुल्क एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? ऐसा कौन सा जख्म लगा जो इतने साल गुजर जाने के बाद आज तक न भर सका? ये कहानी है तेल की, पावर की, धोखे की और एक ऐसे रेवोल्यूशन की जिसने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे वेस्ट को हिलाकर रख दिया था। अगर आप ये समझते हैं कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी सिर्फ 5 या 10 साल पुरानी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस नफरत की जड़ें खून, जिल्लत और बदले में छुपी हुई हैं। आज हम वो कहानी सुनने जा रहे हैं जहां डेमोक्रेसी की बात करने वाली ताकतों ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया, और जहां एक एम्बेसी सिर्फ डिप्लोमेसी की जगह नहीं रही बल्कि साजिशों और खुफिया खेलों का मरकज बन गई। ये कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, ये ताकत, मुफाद और दोगले म्यार की वो कहानी है जिसकी कीमत हमेशा आम लोगों ने चुकाई। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक मुल्क के लोगों ने अपनी किस्मत का फैसला खुद करने की कोशिश की। ये 1950 का ईरान था, एक ऐसा ईरान जिसके पास बेपनाह ऑयल रिसोर्सेज थे, मगर इस तेल पर कंट्रोल किसी और के हाथ में था। ईरान का तेल ईरान के लोगों के लिए नहीं बल्कि बाहर की ताकतों के फायदे के लिए निकाला जा रहा था। जमीन ईरान की थी, तेल ईरान का था, मगर फैसले किसी और की मेज पर हो रहे थे। तो सवाल यह है कि ईरान के तेल पर ईरान का कब्जा क्यों नहीं था? अब यहां थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। असल कहानी शुरू होती है 20वीं सेंचुरी के शुरू में। उस वक्त ईरान को दुनिया पर्शिया के नाम से जानती थी और पर्शिया पर हुकूमत कर रही थी कजर डायनेस्टी। उस दौर में पर्शिया का बादशाह का नाम मुजफ्फरुद्दीन शाह था, लेकिन यह वो दौर था जब मुल्क शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था। खजाना खाली था, हालात खराब थे और बादशाह को फौरी पैसों की अशद जरूरत थी। इसी मजबूरी के तहत बादशाह ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने आने वाले कई अशरों की तकदीर बदल दी। बादशाह ने एक ब्रिटिश इन्वेस्टर विलियम नॉक्स डीआरसी के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक विलियम डीआरसी को पूरे ईरान में 60 साल तक तेल तलाश करने और निकालने का हक मिल गया, और ईरान को 20,000 पाउंड और तेल से होने वाले प्रॉफिट का 16% हिस्सा मिलना था। साल गुजरते गए लेकिन विलियम डीआरसी को कोई कामयाबी न मिल सकी। तेल की तलाश लंबी हो गई, खर्चे बढ़ते गए और आखिरकार इसका पैसा खत्म होने लगा। अब खतरा यह था कि अगर डीआरसी पीछे हट गया तो कहीं कोई और ताकत, कोई और मुल्क ईरान के तेल तक न पहुंच जाए। यही वजह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डीआरसी को फंडिंग दी ताकि ईरान में तेल की तलाश किसी भी सूरत न रुके। और फिर आखिरकार वो दिन आ गया। 1908 में ईरान में तेल डिस्कवर हो गया। इसके बाद एक कंपनी बनाई गई जिसे एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी कहा गया। कुछ साल बाद 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए। इस एक फैसले के बाद कंपनी का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। तेल डिस्कवर होने के बाद ब्रिटेन की दिलचस्पी ईरान में और भी बढ़ गई थी। जल्द ही यह तेल ब्रिटिश नेवी और ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी बन गया, खास तौर पर वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसलिए ब्रिटेन ने ईरान के तेल को अपनी जंगी ताकत बना लिया। वक्त गुजरता गया लेकिन ईरान के लिए कुछ ज्यादा नहीं बदला। तेल निकलता रहा, कंपनी कमाती रही और ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूत होती गई। मगर ईरान के लोगों को अब भी अपने ही तेल से बहुत कम फायदा मिल रहा था। 1930s और 40s में यह एहसास ईरान के लोगों में आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लोग सवाल करने लगे, अगर तेल हमारा है तो प्रॉफिट हमारा क्यों नहीं? और जैसे जैसे यह सवाल जोर पकड़ता गया वैसे वैसे गुस्सा भी बढ़ता गया। यही गुस्सा, यही बेचैनी आखिरकार 1950 तक पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़े फैसले की शक्ल इख्तियार करने वाली थी। एक ऐसा फैसला जो ना सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका और ब्रिटिश की सियासत सब कुछ बदलने वाला था। 1950 तक आते आते ईरान के लोगों का सब्र जवाब दे चुका था। अब बात सिर्फ शिकायत की नहीं रही थी बल्कि बात हक की हो चुकी थी। उसी वक्त ईरान की सियासत में एक मजबूत आवाज उभरी। यह आवाज थी मोहम्मद मुसद्दक की, एक ऐसा लीडर जो खुलकर कहता था
ये तेल ईरान का है और इस पर हक भी ईरान का होना चाहिए। इसी नारे के साथ 1951 में मुसद्दक को ईरान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर लिया गया। हुकूमत में आते ही उसने वो फैसला किया जिससे दुनिया की बड़ी ताकतें चौंक गई। मुसद्दक ने ऐलान किया कि ईरान के तेल को नेशनलाइज किया जाएगा, यानी अब एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ईरान के तेल पर अकेली बालिक नहीं रहेगी। यह फैसला ईरान के अवाम के लिए उम्मीद की एक किरण था, लेकिन ब्रिटेन के लिए यह एक खुला चैलेंज था। और यही वो लम्हा था जब कहानी में अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होना शुरू हुआ। मुसद्दक के इस फैसले ने ब्रिटेन को हिला कर रख दिया। ब्रिटेन ने फौरन रद्द-ए-अमल दिया, ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला गया, ऑयल खरीदना बंद कर दिया गया और दुनिया को यह मैसेज दिया गया कि ईरान से तेल न खरीदा जाए, जिसका नतीजा ये निकला कि ईरान की इकोनॉमी दबाव में आ गई, आमदन कम होने लगी और हालात मुश्किलात का शिकार होते चले गए। लेकिन मुसद्दक पीछे हटने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ ब्रिटेन को एक बात साफ नजर आ रही थी कि वो अकेला ईरान पर दबाव नहीं डाल सकता, और यही वो लम्हा था जहां अमेरिका इस कहानी में खुलकर सामने आ गया। अमेरिका को लगने लगा कि अगर ईरान कमजोर हुआ तो ये मुल्क सोवियत यूनियन के करीब ना चला जाए, और यूं ऑयल का मसला आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी इशू बन गया। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। फैसला हो चुका था, अब सिर्फ इंतजार अमल का था। 1953 के शुरू से ही पर्दे के पीछे खुफिया प्लान तैयार किया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एजेक्स का। इस मंसूबे का एक ही मकसद था, मोहम्मद मुसद्दक को हटाना, और इस काम के लिए अमेरिकन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियां CIA और MI6 दोनों इकट्ठी हो चुकी थी। यहां से कहानी सियासत से निकलकर साजिश की दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। अब साजिश कागजों से निकलकर गलियों और सड़कों तक पहुंचने वाली थी। अखबारात में खबरें बदलने लगी, रेडियो पर अफवाहें फैलाई जाने लगी, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। कहीं एहतजाज, कहीं हड़ताल और कहीं खौफ। मकसद एक ही था, मुल्क में ऐसा इंतशार पैदा करना कि मुंतखब हुकूमत खुद कमजोर हो जाए। और फिर वो दिन आया जब ये खामोश साजिश खुले तूफान में बदल गई। शाह ने 2 रॉयल ऑर्डर्स पास किए, एक मुसद्दक को हटाने का और दूसरा जनरल जाहदी को प्राइम मिनिस्टर लगाने का। 15 अगस्त 1953 रात के वक्त फौज के कुछ अहलकार मुसद्दक के घर पहुंचे। मंसूबा यह था कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई। मुसद्दक को खबर मिल चुकी थी और फौज पीछे हट गई और साजिश बेनकाब हो गई। यहां लगा कि शायद को नाकाम हो चुका है। नाकामी के बाद शाह घबराकर ईरान छोड़कर चला गया। तेहरान की सड़कों पर लोग मुसद्दक के हक में निकल आए। ऐसा लग रहा था कि अवाम जीत चुके हैं। लेकिन फिर 19 अगस्त 1953 को एक नया खेल शुरू हुआ। उस दिन अचानक सड़कों पर हुजूम निकल आया। फौज के कुछ हिस्से मुसद्दक के खिलाफ खड़े हो गए। हालात पलटने लगे और रेडियो पर ऐलान हुआ कि मुसद्दक को हटा दिया गया है। आखिरकार मुसद्दक की हुकूमत गिर गई। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, केस चला और फिर इन्हें नजरबंद कर दिया गया। कुछ ही दिनों में शाह वापस ईरान आ गया। कू के बाद मोहम्मद रजा पहलवी वापस तो आ गया था, लेकिन अब वो पहले वाला शाह नहीं रहा था। अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। पार्लियामेंट कमजोर हो चुकी थी, अपोजिशन की आवाज दबने लगी थी और फैसले सिर्फ एक जगह से आने लगे थे, शाह के महल से। जाहिरी तौर पर ईरान तरक्की तो कर रहा था, सड़कें बन रही थी, फैक्ट्रीज लग रही थी और वेस्ट भी खुश था। लेकिन इसके साथ साथ शाह ने अपनी ताकत को महफूज करने के लिए एक नया हथियार बनाया। यह हथियार था सवाक। यह कोई आम इदारा नहीं था, यह शाह की खुफिया पुलिस थी, जिसका काम था देखना, सुनना और खामोश करवाना। जो भी शाह पर तनकीद करता, जो भी सवाल पूछता, जो भी बोलने की कोशिश करता, वो गायब कर दिया जाता। गिरफ्तारियां, तशद्दुद, जेलें और खामोशी, यही शाह के ईरान का नया निजाम था। वेस्ट भी इस सब से वाकिफ था, लेकिन फिर भी शाह को फुल सपोर्ट मिल रही थी, क्योंकि शाह उनके मफादात की हिफाजत कर रहा था। वेस्ट को अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी इकोनॉमी और अपनी मिलिट्री के लिए सस्ते और मुसलसल ऑयल की जरूरत थी, और शाह ये ऑयल बगैर किसी मुजाहमत के वेस्ट को दे रहा था। जो वेस्ट चाहता, शाह वही करता। असला खरीदो, मुआहदे पर साइन करो और खामोशी से हुकूमत करो। यही वजह थी कि शाह को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिली, मिलिट्री सपोर्ट और इंटरनेशनल बैकिंग भी। इन सब बातों का वेस्ट को तो फायदा हो ही रहा था, शाह भी मजबूत हो रहा था, लेकिन ईरान के लोग हर दिन ज्यादा दब रहे थे। इनकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी, इनके मसाइल नजरअंदाज किए जा रहे थे। बाहर से ईरान मॉडर्न लग रहा था, लेकिन अंदर से गुस्सा पक रहा था। लोग खामोश थे मगर मुतमिन नहीं। हर जुल्म, हर जिल्लत, हर नाइंसाफी एक दिन के लिए जमा हो रही थी,
और यही खामोश गुस्सा आगे चलकर एक ऐसे तूफान में बदलने वाला था जिसे दुनिया इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 के नाम से जानती है। जब सियासतदान खामोश कर दिए गए, जब अखबारात दब गए और जब हर इख्तलाफ जुर्म बन गया, तो मसाजिद वो वाहिद मुकाम थी जहां शाह की ताकत मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं हो सकी थी। और यही वो जगह थी जहां से एक नई आवाज उभरी। ये आवाज थी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की। खुमैनी कोई आम सियासतदान नहीं था, वो एक रिलीजियस स्कॉलर था जिसकी बात आम लोगों के दिल तक पहुंचती थी। वो खुलकर कहता था ये निज़ाम गैर इस्लामी है और बैरूनी ताकतों का गुलाम है। वो शाह पर तनकीद करता, अमेरिका को निशाना बनाता और वेस्ट की मुदाखलत को ईरान की जिल्लत करार देता। शाह को यह सब नाकाबिले बर्दाश्त था। चुनाचे 1964 को खुमैनी को ईरान से निकाल दिया गया। शाह ने सोचा कि खुमैनी को निकालने से उनकी आवाज को खत्म किया जा सकता है, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। जलावतनी से इनकलाब तक खुमैनी की आवाज ईरान के बाहर बैठकर भी ईरान के अंदर गूंज रही थी। इनकी स्पीचेस कैसेट टेप्स पर रिकॉर्ड होकर मसाजिद और घरों तक पहुंचने लगी। लोग इन्हें खामोशी से सुनते, आपस में बांटते और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से जुड़ते गए। ये सिर्फ मजहबी पैगाम नहीं था, ये जुल्म के खिलाफ एक एहतजाज था। खुमैनी ने लोगों को वो जुबान दी जो वो बोलना चाहते थे। उसने उनके गुस्से को अल्फाज दिए, उनके खौफ को हिम्मत में बदला और पहली बार ईरान के लोगों को लगा कि कोई है जो शाह और अमेरिका दोनों को ललकार सकता है। यहीं से एक तहरीक मजहबी खुतबे से निकलकर अवामी इनकलाब की शक्ल लेने लगी। 1978 आते आते वो खामोश गुस्सा जो बरसों से दिलों में जमा हो रहा था, आखिरकार सड़कों पर आ गया। ये कोई एक शहर नहीं था और ये कोई एक तबका भी नहीं था। स्टूडेंट्स, मजदूर, ताजर, उलमा, पूरा ईरान आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो रहा था। हर नए दिन मुजाहरे, नारे और जनाजे। जिस पर गोली चलती उसका जनाजा अगले दिन एहतजाज में बदल जाता। शाह ने ताकत का इस्तेमाल किया, फौज उतारी गई, कर्फ्यू लगाया गया, गोलियां चली, लेकिन अब डर खत्म हो चुका था। फिर आया सितंबर 1978 का वो दिन जब तेहरान के याला स्क्वायर में फौज ने नौहत्ते मुजाहरीन पर फायरिंग कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए। ये दिन तारीख में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन शाह ने अवाम की नजरों में अपनी रही सही साख भी खो दी। निजाम बिखरने लगा, एहतजाज रुकने की बजाय और फैल गए। ऑयल वर्कर्स हड़ताल पर चले गए, ऑफिस बंद होने लगे, रियासत का निजाम आहिस्ता आहिस्ता मफलूज होता गया। शाह ने हुकूमत बदली, वादे किए, नरमी दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और फिर जनवरी 1979 का वो दिन आ गया जिसका तसव्वुर कभी मुमकिन नहीं लगता था। मोहम्मद रजा पहलवी मुल्क छोड़कर भाग गया। सरकारी तौर पर यह टेम्परेरी लीव थी, लेकिन हकीकत में उसकी हुकूमत का आखिरी दिन था। सड़कों पर लोग रो रहे थे, लेकिन खुशी से। 37 साल बादशाहत चंद महीनों में जमीन बोस हो चुकी थी। वो शाह जिसे वेस्ट की मुकम्मल हमायत हासिल थी, अवाम के सामने तन्हा खड़ा था। और इसके बाद ईरान अब एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ। अब वो शख्स वापस आने वाला था जिसकी आवाज बरसों से जलावतनी में गूंज रही थी। और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका ईरान के लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। शाह के जाने के 2 हफ्ते बाद, यानी 1 फरवरी 1971, तेहरान का एयरपोर्ट और फिजा में एक अजीब सी खामोशी। दुनिया की नजरें एक ही समत पर जमी हुई थी। कई सालों की जलावतनी के बाद वो शख्स वापस आ रहा था जिसका नाम एक तहरीक बन चुका था, रूहुल्लाह खुमैनी। ये सिर्फ एक शख्स की वापसी नहीं थी, ये एक दौर की वापसी थी। सड़कों पर लाखों लोग थे, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, हर आंख अश्कबार थी। जहां तक नजर जाती इंसान ही इंसान थे। लोग खुमैनी की गाड़ी को हाथों से छूने की कोशिश कर रहे थे, कुछ जमीन को चूम रहे थे, कुछ रो रहे थे। ये खुशी थी, ये बदला था, ये बरसों के खौफ के बाद आजादी का पहला सांस था। शाह का निजाम खत्म हो चुका था। ईरान एक बादशाहत से इनकलाब में बदल चुका था। यही वो लम्हा था जहां ईरान ने अपना रास्ता बदल लिया और जहां अमेरिका के साथ फासला नफरत में बदलने लगा। चंद ही हफ्तों में खुमैनी की लीडरशिप में एक नया निजाम शक्ल लेने लगा। अप्रैल 1979 में ईरान में रेफरेंडम हुआ। लोगों से पूछा गया कि बादशाहत या इस्लामी निजाम। वोटिंग हुई और ज्यादातर लोगों ने इस्लामी निजाम को चुन लिया और यूं सदियों पुराना शाही निजाम खत्म हो गया और ईरान सरकारी तौर पर एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। यह सिर्फ निजाम की तब्दीली नहीं थी, ये वेस्ट के असर से खुलकर बगावत थी। ईरान के लोगों के जहन में अमेरिका की एक खौफनाक तस्वीर बनी हुई थी जिसमें 1953 का कू था। शाह की डिक्टेटरशिप थी
और सवाक का जुल्म था। और जब शाह को इलाज के लिए अमेरिका ने अपने मुल्क में पनाह दी तो ये जख्म दोबारा हरे होने लगे। लोगों को लगा कि अमेरिका फिर से कोई नया खेल शुरू कर रहा है। इसलिए नवंबर 1979 तेहरान में मौजूद यूएस एम्बेसी के बाद स्टूडेंट्स जमा होना शुरू हुए। ये कोई आम एहतजाज नहीं था, ये गुस्सा था, ये खौफ था और माजी का बदला था। अचानक लोग एम्बेसी के अंदर दाखिल हो गए और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया गया। दुनिया सकते में आ गई। ये हॉस्टेज क्राइसिस चंद घंटों की बात नहीं थी, ये 444 दिन तक चली। अमेरिका के लिए यह जिल्लत थी और एक पैगाम था कि अब यह मुल्क पुराने तरीकों से कंट्रोल नहीं हो सकता। इसी वाक़े के बाद ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूट गए, एम्बेसी बंद हो गई और सफारतकारी खत्म हो गई। यही वो लम्हा था जब ईरान ने अमेरिका को ग्रेट सैटन कहना शुरू किया और अमेरिका ने ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। रेवोल्यूशन के बाद ईरान अभी संभल ही रहा था कि एक नया तूफान आ गया। 1980 में अचानक इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग बाद में ईरान इराक वॉर के नाम से जानी जाती है। सद्दाम हुसैन को लगा कि ईरान रेवोल्यूशन के बाद कमजोर हो चुका है। इसे यह भी डर था कि ईरान का इस्लामी इनकलाब कहीं इराक के अवाम को बगावत पर उकसा न दे। ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका कहता था कि वो इस जंग में न्यूट्रल है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अमेरिका के लिए उस वक्त सबसे बड़ा खतरा इस्लामिक ईरान था, वो ईरान जो उसे ग्रेट सैटन कह रहा था, जो एम्बेसी क्राइसिस का जिम्मेदार था, जो वेस्ट के कंट्रोल से बाहर निकल चुका था। अमेरिका ने खुलकर जंग में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन इराक को हर वो मदद दी जिससे वो ईरान के खिलाफ खड़ा हो सके। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट इमेजेस, मिलिट्री सपोर्ट और वेस्ट के अलाइज के जरिए असला, ये सब इराक तक पहुंचाया गया, जिसका मकसद एक ही था, ईरान को कमजोर रखना। जंग के दौरान इराक ने केमिकल वेपन्स भी इस्तेमाल किए। हजारों ईरानी फौजी और आम शहरी इसका निशाना बने। दुनिया जानती थी मगर खामोश रही। अमेरिका और वेस्ट ने सद्दाम को नहीं रोका क्योंकि उस वक्त सद्दाम उनके मफाद में था। ईरान के लोगों के लिए सब वाजे हो चुका था। शाह को अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया। रेवोल्यूशन के बाद पाबंदियां लगी और फिर जंग में इराक का साथ दिया, जिसका नतीजा ईरान ने यह निकाला कि अमेरिका हमारा दुश्मन है और हमेशा रहेगा। यह जंग 1998 में खत्म हुई। जंग खत्म तो हुई लेकिन नफरतें बाकी रहीं। लाखों जानें जा चुकी थीं, शहर तबाह हो चुके थे और दोनों मुमालिक टूट चुके थे। लेकिन ईरान के लिए यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक सबूत था कि अमेरिका उसका खैरखा नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आज भी ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। 1988 में ईरान इराक वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन ईरान और अमेरिका की दुश्मनी यहां भी खत्म नहीं हुई। जंग के बाद ईरान जख्मी था, तनहा था और मुआशी दबाव में था। और अमेरिका ने दुश्मनी को एक नए अंदाज में जारी रखा। 1990 के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त सैंक्शन लगा दी। बैंकिंग, ट्रेड, टेक्नोलॉजी सब कुछ महदूद कर दिया गया। मकसद साफ था, ईरान को मुआशी तौर पर कमजोर रखना। ईरान ने जवाब में खुद को बचाने के लिए एक नया रास्ता चुना, न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2000 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। सैंक्शंस और सख्त हो गईं, ईरान मजीद आइसोलेट हो गया। 2015 में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक डील हुई, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील कहा गया, जिसके बाद सैंक्शंस कुछ नरम हुई। ईरान और अमेरिका एक दूसरे से बात करने लगे और ऐसा लगा कि जैसे हालात बेहतर हो सकते हैं, और फिर सब टूट गया। 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल आया, सैंक्शंस वापस आ गईं। इसके बाद दुश्मनी डायरेक्ट जंग की बजाय प्रॉक्सी वॉर्स में बदल गई। इराक, सीरिया, यमन, लेबनान, ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने नहीं बल्कि एक दूसरे के साए से लड़ने लगे। आज भी अमेरिका ईरान को खतरा समझता है और ईरान अमेरिका को ग्रेट सैटन कहता है। ये कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं, ये कहानी है ताकत के फैसलों की, दोगले मियार और उन कीमतों की जो हमेशा आम लोगों ने अदा की। सवाल ये नहीं कि दुश्मनी क्यों है, असल सवाल ये है कि क्या तारीख से कभी कुछ सीखता भी है या नहीं, या फिर ताकत हमेशा नई नस्लों को पुराने जख्म देती रहेगी।